गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन कुछ प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा छूट गया था, तो मैं फिर से आपको रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन फिर से समझा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए। इस प्रिंसिपल के हिसाब से इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि जो जैसा काम करे ऑर्गेनाइजेशन में उसे वैसी तनख्वाह मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कई एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, देर देर तक काम करते हैं, जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनके काम में कोई भी गलतियां नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिलना चाहिए। और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे रहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो जैसे 10 बजे टाइम है आने का और वो लेट आ रहे हैं, 10:30 बजे 11 बजे आ रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही 5 बजे बंद होने का टाइम, ऑफिस बंद होने का टाइम, उससे पहले ही वो अपना टिफ़िन और अपना बैग लेके बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल ताकते रहते हैं कि 5 बजे और निकल जाएं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है ना। तो किसे मिलना चाहिए ज़्यादा सैलरी और वेजेस? जो ज़्यादा एफर्ट्स करता है, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। और ऐसे ही जो अच्छा काम करता है उसे अच्छा मिलना चाहिए, जो उसे अच्छी सैलरी वेजेस मिलनी चाहिए। किसके कंपैरिजन में? जो सक्षम इनएफिशिएंट वर्कर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को अगर कम तनख्वाह दी जाएगी और उसका मतलब यानी क्या होगा, एटलीस्ट इतना तो मिलना चाहिए कि मतलब जितना वो डिज़र्व करता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। क्योंकि जो अगर उसे कम तनख्वाह मिले, अंडर पेड की जाएगी, असंतुष्ट रहेंगे। और असंतुष्ट वर्कर जो कभी भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है इसका, देखिए आप। पर्टिकुलर ईयर में ऑर्गेनाइजेशन में जैसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट होता है तो जो शेयर होल्डर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, प्रॉफिट, या ओनर को प्रॉफिट मिलता है कि नहीं? ठीक है, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे मिलता कि नहीं? वैसे ही वर्कर भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छा काम, उनके काम करने के कारण क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है। तो उन्हें भी प्रॉफिट के रूप में कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, बोनस के रूप में, ताकि क्या हो, उनको एक लालच आ जाएगा। मतलब यही प्रॉफिट जो रहेगा इंकरेज करेगा कि वो और मोटिवेट करेगा कि और बेटर परफॉर्म करे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट कमाए, तो उनकी सैलरी वेजेस भी बढ़े और या बोनस मिलेगा उनको। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये ध्यान रखिए, इनकी जो छोटी छोटी जैसे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नंबर की आ जाती हैं, तो इनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ काम रहता है ना, हम किसी और को नहीं दे सकते, वो काम हमको ही करना है, कोई और नहीं कर सकता। कुछ रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल सर हैं, वो कुछ अधिकार जो रहते हैं वो किसी और को बांट नहीं सकते। किसी और को क्यों, मतलब जैसे आज वो नहीं आ रहे हैं तो ये नहीं बोल सकते कि कोई और उनकी जगह संभाल लेगा। कुछ पावर जो रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते। उसको क्या बोलते, सिर्फ वो उन लोग फ्यू हैंड यानी टॉप लेवल के ही हाथ में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल में कोई टीचर को रखना, निकालना, ठीक है, बच्चों को टीसी देना, वो किसके हाथ में रहता है? प्रिंसिपल सर के हाथ में। बाकी टीचर्स तो पनिश, अगर जैसे आप कुछ गलती करते हो तो पनिशमेंट देंगे या फिर उसके बाद प्रिंसिपल सर के पास ले जाएंगे। लेकिन टर्मिनेट जो भी ये सब काम, ये अधिकार जो रहते हैं किनके हाथ में रहते हैं? सिर्फ प्रिंसिपल सर के। ये तो हम प्रैक्टिकली है, मतलब नॉर्मली, लेकिन हम बिजनेस के हिसाब से देखते हैं तो कुछ सेंट्रलाइजेशन का मतलब रहता है कुछ अधिकार जो रहते हैं वो कुछ लोगों के हाथ में, यानी उच्च अधिकारी के हाथ में रहते हैं, ज़्यादातर टॉप लेवल के हाथ में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर को बांट देना। जैसे कुछ काम है, जैसे आपके स्कूल का ही उद्देश्य, जो प्रिंसिपल सर का उद्देश्य जो है वो है आपके स्कूल का 100% रिजल्ट आए। ठीक है, अब आप कॉमर्स के हैं, सपोज आपके प्रिंसिपल सर फिजिक्स के टीचर, फिज़िक्स उनका सब्जेक्ट रहा है, तो वो अकाउंट्स और बिजनेस या ये कैसे पढ़ा सकते हैं? उन्हें इतना नॉलेज इस सब्जेक्ट के जब उन्हें पढ़ाई नहीं है तो ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में 100% रिजल्ट लाना, ठीक है, पूरे स्कूल का, तो वो क्या होगा, वो ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि सभी टीचर जो मतलब यानी अच्छे अच्छे टीचर्स अपॉइंट करेंगे ताकि वो आपको अच्छा पढ़ाएं। ठीक है, और 100% आपका स्कूल का रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना उनने, अपना जो काम है वो बांट दिया ना, और उनको बोला आप जो चाहें करें।
ठीक है, बस स्कूल का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। अब ठीक है, पावर को बांट देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या रहता है, पावर जो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रहता है, ज़्यादातर टॉप लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, पावर बांट देना। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, तो सारे काम खुद तो नहीं कर सकती है, इसकी एक देश में हेडक्वार्टर है, दूसरे के देश में ब्रांचेज हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो उस कंपनी का जो मुखिया है वो सारे के सारे काम तो कर नहीं सकता, तो उसे पावर बांटने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है। फोयल ने कहा है कि कंपनी कभी भी पूरी तरीके से, मतलब यानी कभी भी ये नहीं कह सकते कि कोई कंपनी, जो हम मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, हम छोटी मोटी कंपनी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी कंपनी जो रहेगी वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज, यानी सारा काम खुद ही कर ले, ऑनर वही प्लान पॉलिसी बना ले, और वही मतलब यानी प्रोडक्शन भी कर ले, और वही पैकिंग भी कर ले, वो भी वही बेच ले, सारे काम वही कर ले, एडवर्टाइज भी वो कर ले। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना। ठीक है, तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड या पूरी तरीके से वो डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सारा काम दूसरों से करवाना, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। फोयल ये बोलता है कभी भी कोई कंपनी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज या पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, डिपेंड करता है कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका साइज़ क्या है। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, तो हम सेंट्रलाइज टेक्निक कर सकते हैं कि हम छोटी मोटी, जैसे हमारा बिजनेस है तो हम खुद ही बना लेंगे, खुद ही बेच लेंगे, सब कुछ खुद ही कच्चा माल ले आएंगे, खुद ही एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन बड़ी बड़ी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन तो हमको काम को बांटना पड़ेगा, पावर को बांटने पड़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, और ऐसे ही सेकेंडली, अगर एम्प्लॉयज़ जो है एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट मतलब योग्य है, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे, तो हम अपना काम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, यानी पावर बांट सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। पर अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो अच्छी तरीके से, मतलब उन्हें नॉलेज नहीं है, वो हमें विश्वास नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम जो सारा काम पूरी मतलब इन्हें उनसे करवाएंगे तो ज़रूर, लेकिन हम खड़े रह के करवाएंगे, यानी सेंट्रलाइजेशन रहेगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, जैसे मेजर जो डिसीज़न वगैरह रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स वगैरह, सेटअप प्लान बनाना, पॉलिसी स्ट्रेटेजी तैयार करना, ये सब क्या होगा, मतलब ये सेंट्रलाइज्ड के अंतर्गत आएगा। मतलब ये उच्च अधिकारी करेंगे। और फिर जो रूटीन वर्क जो रहेगा, कच्चा माल खरीदना, ठीक है, वर्कर के बीच में टारगेट फिक्स करना कि ये इतने गुड्स बनाएंगे, तो ये सब क्या ये बांट देंगे लोअर और मिडिल लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ठीक है, इस प्रिंसिपल में बोला गया है, आप ये डायग्राम देखिए। ठीक है, ये नहीं, ये वाला डायग्राम देखिए। जैसे ई को पहले ये हम एक डायग्राम समझते हैं, फिर हम पूरा वर्ड टू वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ई जो एक एम्प्लॉई है, उसको काम किससे है, ओ से। ठीक है, ई को किससे काम है, ओ से। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर ई को ओ से काम है तो वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता है। ई को डी के पास जाना पड़ेगा, फिर डी सी से बोलेगा वो बात, फिर सी बी से बोलेगा, बी ए से बोलेगा, ए एल से बोलेगा, एल एम से बोलेगा, एम एन से बोलेगा, और एन ओ से बोलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मतलब ये क्या होता है कि अगर ये मतलब कोई भी वो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में बोला गया कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, मतलब ये ई के बाद डी आएगा, डी के बाद सी आएगा, इससे बोलेगा, ये पूरे के पूरे आने चाहिए, कोई भी जंपिंग या स्किपिंग नहीं होना चाहिए। क्यों, कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से संपर्क टूट जाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं पास ऑन हो पाएगी। ठीक है, तो पर कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ मेजर डिसीजन रहते हैं, क्विकली लेना पड़ता है। ठीक है, और ये चेन बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, और अगर कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा डिले होने के कारण फिर ज़्यादा देर होने के कारण क्या होता है कि
जो भी डिसीज़न लेना है और टाइम पे नहीं लिया तो उसकी इम्पोर्टेंस बाद में लेने के बाद ख़त्म हो जाती है, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। ठीक है, ये और ये कब करेगा, जब इमरजेंसी रहेगी। ठीक है, इमरजेंसी की कंडीशन में। अब इसको देखो हम वर्ड टू वर्ड बताते हैं। स्केलर चेन का मतलब है लाइन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार। ठीक है, इसमें जो कहाँ से स्टार्ट होती है, सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक तक। मतलब जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे उच्च अधिकारी अगर कोई जानकारी देता है तो ऊपर से नीचे तक जाती है और नीचे से ऊपर। ज़्यादातर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखा गया है कि जो उच्च अधिकारी रहेगा वो उससे नीचे वाले से बोलेगा, नीचे वाला फिर उससे नीचे वाले से बोलेगा, फिर उससे बोलेगा। तो ऐसे मतलब ये नहीं, और ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फोयल ने इंसिस्ट किया गया है कि स्ट्रिक्टली चेन फॉलो की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति पे इंफॉर्मेशन पास ऑन होनी चाहिए, कोई भी की जो है स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू द स्केलर चेन, इफ़ ई वांट टू कॉन्टैक्ट ए ओ से करना चाहता, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ई कांटेक्ट करना चाहता है किससे, ओ से, तो ई किसके पास गया, डी से बोलेगा, फिर डी सी से बोलेगा, फिर सी बी से बोलेगा, बी ए से बोलेगा, ए एल से बोलेगा, एल एम से बोलेगा, एम एन से बोलेगा, फिर ओ। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप रहेगा। पर कभी कभी स्केलर चेन जो रहेगी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास करनी रहती है तो डिले होती है, इमरजेंसी कभी कभी रहती है, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो हम ये चेन तोड़ देते हैं जिसको, और शॉर्टकट डायरेक्ट कांटेक्ट कर देते हैं। ई ओ से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। जब डायरेक्ट कांटेक्ट करना, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए आप, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इस प्रिंसिपल के हिसाब से कहा गया है कि हर चीज़ की एक स्पेसिफिक जगह होती है, चाहे वो मनुष्य हो, मैन हो, या कोई मटेरियल हो यानी चीज़ हो। हर चीज़ की एक जगह होती है ना, फिक्स जगह, कि उसको व्यवस्थित ढंग से उस जगह पे होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कहा जाए कि वर्कर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो रोज़ जब गुड्स वगैरह बनाते हैं तो उनके टूल्स का यूज़ करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि टूल्स जो टूल बॉक्स कहाँ है और कौन से टूल रूम में उनका टूल बॉक्स है। ठीक है, कौन से टूल रूम में उसका टूल बॉक्स है, और ताकि वो रोज़ टाइम वेस्ट ना हो और बिना टाइम वेस्ट किए हुए रोज़ समय पे आएँ और सीधे अपने टूल रूम में से टूल रूम के टूल बॉक्स में से अपनी चीज़ उठाएं और प्रोडक्शन एक्टिविटी चालू हो जाए। और इसी तरीके से अगर कोई गाइडलाइंस की ज़रूरत है सुपरवाइज़र से, तो उसे पता होना चाहिए कि फ़िक्स कैबिन कहाँ है सुपरवाइज़र का, तो जिससे कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए वर्कर सीधे जाएंगे, टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, सीधे सुपरवाइज़र के पास जाएंगे और उसे डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।